आज पैडागोजी की क्लास में जो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है वो हम करेंगे। जिनमें से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे मूल्यांकन के यानी कि एवोल्यूशन जो होता है उसकी विशेषता होनी चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित, व्यापकता या उद्देश्य केंद्रित। व्यापकता होता है मतलब पूरी तरह से प्रसार जैसे करते हैं ना अपन, पूरा जैसा फैला हुआ होता है, मतलब सारी चीजें जो उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अगर किसी का एवोल्यूशन करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो उसके अंदर क्या करते हो आप, सारी चीजें शामिल करते हो। जैसे अभी आपका जो एवोल्यूशन होगा एग्जाम के अंदर, उसके बाद आपको सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर क्या है, आपके सारे सब्जेक्ट्स जो सब इंक्लूड होंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक भी वो नहीं छोड़ेंगे जिसमें से कोई क्वेश्चन ना आए। तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यापकता हो जाएगी। विद्यार्थी केंद्रित तो होती ही होती है, इसके अलावा उद्देश्य केंद्रित भी होती है। आपके उद्देश्य जो है, आपका जो टीचर बनना है आपको, ठीक है, तो उस उद्देश्य से रिलेटेड भी तो आपका एवोल्यूशन करेंगे ना वो। तो वो क्या होगा, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होनी चाहिए, तीनों के तीनों ही होंगी। विद्यार्थी केंद्रित भी होगी, व्यापकता भी होगी, उद्देश्य केंद्रित भी होने की होगी, उपयुक्त सभी चारों के चारों ही है। मूल्यांकन में शामिल है, मूल्यांकन में क्या शामिल है, मूल्य निर्धारण करना, मापन करना, उपयुक्त दोनों, पुरस्कार व दंड। पुरस्कार और दंड तो देखो किसी में भी शामिल नहीं होता है, ठीक है। एक केवल स्किनर ही ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को जो है वो मान्यता दी थी। उन्होंने भी क्या कहा था, पुरस्कार और दंड के अंदर केवल पुरस्कार को ही मान्यता दी थी, दंड के अंदर भी उन्होंने एक ऐसे दंड शामिल किए थे जिसके अंदर फिजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर भी उसको स्टडी से रिलेटेड ही कोई ना कोई दंड दिया जाना चाहिए जिससे वो उस चीज को समझ सके, ठीक है। तो दंड की प्रावधान तो किसी के अंदर भी नहीं है, तो मूल्यांकन में दोनों ही चीज शामिल हो जाएगी, मूल्य निर्धारण भी और मापन भी, तो दोनों आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, निरपेक्ष होता है, सापेक्ष होता है, एकांगी होता है, बहुमुखी होता है। निरपेक्ष क्या होता है, जैसे क्या होता है, किसी एक के लिए पक्ष में रखना, ऐसा तो नहीं होता ना, मूल्यांकन करते हैं तो पूरी क्लास का एक साथ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सापेक्ष हो जाता है। एकांगी भी नहीं होता, एक जने का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, सभी का मूल्यांकन, तभी तो वो मूल्यांकन कहलाता है ना। एवोल्यूशन करेंगे तो कुछ कुछ लोगों को तो शामिल करेंगे ना, तो उसके अंदर वही होता है कि ये सापेक्ष होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, सापेक्ष, यानी किसी की तरह का पक्षपात नहीं करना। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, विभेदकारिता या व्यापकता। सबसे मतलब विशेषता होती है विश्वसनीयता, विश्वसनीय होता है मूल्यांकन। फिर है परीक्षण, योग्यता, निष्पत्ति, रुचि आदि के मापन की एक परीक्षा अथवा प्रश्नावली अथवा किसी भी प्रकार की विधि या प्रक्रिया है। निष्पादन परीक्षण के संबंध में यह कथन है मुंड्रो का, होबार्ड का, सीवी गुड का, एचआर गुड का। तो ये है सीवी गुड। मैंने आपको पहले भी कहा है कि डेफिनेशन वगैरह पे अभी इतना कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको एमसीक्यू में दे रही है केवल उन्हीं पे ही थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अदरवाइज तो डेफिनेशन इनकी बहुत ज्यादा है। बाकी के क्वेश्चन जो है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिखित रूप का निर्माण किसने व कब किया था, हैरासमेंट 1840 ईस्वी में, हैरासमेंट ने 1850 में। देखो सभी का नाम दे रखा है, अभी में हैरासमेंट का दे रखा है, लेकिन ईयर जो है वो अपना 1845 है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिखित रूप का निर्माण, जो आप अब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, उसका जो है वो निर्माण किसने और कब किया था, हरासमेंट ने किया था, 1845 में किया था। एक परीक्षा की विश्वसनीयता, ठीक है, विभिन्न समय में प्राप्त अंकों की समानता है। एक परीक्षा की विश्वसनीयता क्या होती है, विभिन्न समय में, अलग अलग समय में जो अंक प्राप्त किए जाते हैं उनकी समानता है। ये किसने दिया था, ट्रूमैन ने, फ्रीमैन ने, मुनरो का या फ्रोबेल का। तो ये फ्रीमैन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है एक वैध परीक्षा, वह परीक्षा है जो उन्हीं विशिष्टताओं तथा गुणों का मापन करती है जिनके मापन के लिए वह बनाई गई है। एक वैध परीक्षा जो होती है वह परीक्षा होती है जो विशिष्टताओं का तथा गुणों का मापन करती है, जिनके मापन के लिए वह, जिन गुणों के मापन के लिए वो बनाई गई है ना, उनकी विशेषताएं हैं या गुणों का मापन किया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो वो किसने दिया है, ये ट्रूमैन ने, फ्रीमैन ने, टायसन या कॉलसैनिक ने दिया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषता नहीं है विभेदीकरण, व्यवहारिकता, संक्षिप्तता या व्यापकता। देखो संक्षिप्त में थोड़ी ना लिखना होता है, इसके अंदर केवल टिक लगाने होते हैं, ठीक है। तो विभेदीकरण भी होता है, व्यवहारिकता भी इसके अंदर होती है और व्यापकता भी इसके अंदर होती है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं ना, ये व्यापक रूप से दिए जाते हैं। आपको कहीं से कुछ भी दे दिया जाता है ना उठाकर, आपको पूरी डीपली स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए, ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ के दे सकते एग्जाम, ठीक है, कि हाँ हमें इसके बारे में पता है, और जैसे आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो तो वो तो नहीं होता है ना। तो व्यापकता भी इसके अंदर होती है, व्यवहारिकता भी होती है और विभेदीकरण भी होता है।
संक्षिप्तता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? अविभेदीकरण परीक्षा, तुलनात्मक परीक्षा, विभेदीकरण परीक्षा। ठीक है, तो इसे हम विभेदीकरण परीक्षा जो है वो कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का दोष नहीं है अनुमान तथा धोखा, बहुत खर्चीला, कठिन निर्माण या सरल निर्माण। इसका दोष नहीं है सरल निर्माण वाला। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का दोष क्या नहीं है? सरल निर्माण करना। फिर है प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति के मूल स्रोत है वेद, रामायण, महाभारत या उपनिषद। वेद है, वेदों के अंदर जो शिक्षा पद्धति के जो मूल स्रोतों के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। जैसे वैदिक मैथ है, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है? शिक्षा पद्धति के बारे में सारा कुछ बता रखा है, मैथ के बारे में है। इसके अलावा नेचर से हम जो सीखते हैं वो भी सब आपको वेदों में मिल जाएगा। बाकी देखो रामायण, महाभारत, उपनिषद है, इनके अंदर भी वेदों का ही इस्तेमाल करके जो शिक्षा दी गई है। तो वेद जो है वो शिक्षा पद्धति के क्या कहलाते हैं? मूल स्रोत कहलाते हैं। आदर्श शिक्षण की विशेषता है क्रियाशीलता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिक गुणों का विकास और सभी, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर है परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान, निगमन, संश्लेषण या उपयुक्त, सभी ये सारी की सारी हैं। व्याख्यान क्या पहले नहीं किया जाता था? किया जाता था। निगमन के अंदर भी क्या होता है? उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण से क्या किया जाता है? फिर उनको समझाया जाता है। तो पहले के समय में भी ऐसे ही किया जाता था। पहले उनको पेड़ पौधों के बारे में सारे उदाहरण बताए जाते थे और फिर उनको प्रकृति के बारे में जो बताया जाता था। संश्लेषण करना आप समझते हो, उसको क्या किया जाता है? उसको जो है वो पूरा व्याख्यान के रूप में जो पूरा का पूरा अच्छे से विस्तार से बताया जाता है उस चीज को, वो संश्लेषण हो गया। तो सारी की सारी क्या होगी? परंपरागत शिक्षण विधियां हैं। ठीक है, जिनको ये सारी की सारी ही आएंगी, जिसके अंदर जो परंपरागत यानी पुराने समय से चलती आ रही है। व्याख्यान एक प्रकार का है औपचारिक मौखिक निबंध, व्याख्या सहित व्याख्यान, प्रदर्शन सहित व्याख्यान या उपयुक्त, सभी सारी की सारी ही है। औपचारिक मौखिक जो होता है वो भी होता है ना, मौखिक क्या होता है? ऑरली जो होता है वही तो होता है। फिर व्याख्या है, व्याख्या भी कैसे दी जाती है? वो जिस तरह से आप व्याख्यान कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, तो वो भी आ जाएगा। प्रदर्शन सहित व्याख्यान, अगर किसी चीज को आप प्रदर्शित कर रहे हो, ठीक है, मॉडल है आपके पास, तो भी आपको बोलना तो पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि आप बोल नहीं पाओगे, सिर्फ उस मॉडल को दिखाकर जो बच्चे समझ जाएंगे। तो सब के सब क्या आते हैं? व्याख्यान के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है। फिर ये प्रोजेक्ट शब्द कब बना तथा अस्तित्व में कब आया? 1918 से 1928, 1908 से 1918, 1916 से 26, 1906 से 12, तो 1908 से 18 में जो है प्रोजेक्ट शब्द जो है बना और अस्तित्व में आया था। प्रोजेक्ट का मतलब आप समझते हो, आप सब बनाते भी हो। ठीक है, साइंस में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड को। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कंप्यूटर के अंदर भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो आपसे बनवाए जाते हैं, तो वो सब क्या आ जाएंगे? इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर पर्यवेक्षण विधि का सुझाव किसने दिया था? पर्यवेक्षण विधि का सुझाव जो है डेजी सार्वेल में, डेजी सार्वेल सॉन ने, डेजी मार्विल जॉन ने, इनमें से कोई नहीं तो डेजी मार्विल जॉन जो थे उन्होंने पर्यवेक्षण विधि का सुझाव दिया था। फिर अबैकस उपकरण का निर्माण किया गया चीनी वैज्ञानिकों द्वारा, अफ्रीकन वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा, चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अबैकस उपकरण का जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कहानी में चरित्र निर्माण का प्रकार नहीं है वर्णन, संकेत, वार्तालाप या भाषा। तो भाषा जो है चरित्र निर्माण का जो है प्रकार नहीं है। फिर ये वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कौन सा होगा? आंकड़ों का संकलन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना है, समस्या का अनुभव करना। देखो केवल वैज्ञानिक विधि ही नहीं, बाकी आप जैसे प्रयोगात्मक विधि करते हो या प्रोजेक्ट विधि भी बनाते हो, प्रोजेक्ट विधि मेथड का प्रयोग करते हो, तो सबसे पहले अपन को समस्या के बारे में पता होना चाहिए। ये इनके मेथड्स होते हैं, ये जो मेथड्स होते हैं इनके सोपान जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। सबसे पहले अपन को समस्या का पता होगा, फिर उसकी क्या करेंगे? उस समस्या का अपन खोज करेंगे, खोज करने के बाद अपन को उनके बारे में जो चीजें चाहिए होती है उसका हल करने के लिए उन चीजों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद उनका प्रयोग करेंगे और फिर समस्या का विश्लेषण करके जो है उसको व्याख्यान के रूप में जो उसका प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इनके स्टेप होते हैं। जो सबसे पहले अपन किसी भी चीज में, चाहे कोई भी मेथड है, कोई भी विधि है, उसके अंदर सबसे पहले अपन को समस्या का चुनाव करना पड़ता है या उसका अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, आप जैसे अब क्लास में पढ़ाते हो, पढ़ाने से पहले आप क्या करोगे? आप विषय वस्तु का क्या करोगे? चुनाव करोगे। पहले उससे रिलेटेड तो विधियों का चयन करोगे ना। ये तो है नहीं कि पहले आप विधि चयन करोगे उसके बाद विषय वस्तु चयन करोगे, ऐसा नहीं होता। पहले आप विषय वस्तु का चयन करोगे कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, आज मुझे केमिकल से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाना है।
ठीक है, रसायन से संबंधित कुछ भी पढ़ाना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, उस चीज को पढ़कर आएंगे। ठीक है, उस चीज को पढ़कर आएंगे तभी तो आप उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो अपनी समस्या का अनुभव या टॉपिक के बारे में अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि की विशेषता है ज्ञात से अज्ञात की ओर स्वयं करके सीखना, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो मैंने सूत्र लिखवा रखे ना आपको, ज्ञात से अज्ञात की ओर स्वयं करके सीखना, ठीक है, संश्लेषण से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये विधियों से रिलेटेड होते हैं। विधि के अंदर जो किस तरह से इनका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। अपन जो चीज अपन को पता है उसके बाद क्या करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे और उसके बाद अज्ञात की ओर जाएंगे, कुछ नई चीज बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा। और प्रयोगशाला में क्या करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं अपन, ठीक है, खुद करते हैं ना प्रयोग, तो स्वयं करके सीखना भी होगा। इसके अलावा क्रियाशीलता भी होती है, क्योंकि व्यक्ति क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, कोई ना कोई काम करता रहेगा, केवल सुनने का काम नहीं करेगा, अपने हाथों की मूवमेंट भी रखेगा, वो क्रियाशीलता आ जाता है। तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्रयोगशाला विधि की विशेषता में आ जाएंगे। नेक्स्ट है विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि इसमें गणित का प्रयोग है। यह विचार है कांट का, मन का, मुर्रे का या फ्रोबेल का। तो कांट व्यक्ति थे जिन्होंने यह विचार दिया था। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यटन, विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। शैक्षिक पर्यटन क्या होता है, कई बार आपको, अब तो देखो बहुत कम ले जाया जाता है बाहर, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चों को जो है वो सिखाने के लिए जो है स्कूल की चार दीवारी से बाहर जो है वो एक उद्देश्य पूर्ण पूर्ति हेतु क्या करवाया जाता था, भ्रमण करवाया जाता था, घुमाया जाता था। पहले के टाइम में तो देखो कोई भी पर्यटन वगैरह नहीं लेकर क्या होता है, रैली वगैरह भी निकाली जाती थी, ठीक है, तो ये सब क्या होते थे, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाते थे, ऐसे ही नहीं लेकर जाया जाता था, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लेकर जाया जाता था। तो ये कथन किसका है, रस का, फ्रोबेल का, स्ट्रक का, या इनमें से कोई नहीं, तो स्ट्रक ने दिया था। बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध है। कथन है स्ट्रक का, फ्रोबेल का, एडवर्ड ऑल्सन का या मुर्रे का, तो एडवर्ड ऑल्सन का है। नेक्स्ट है वह परीक्षा जिस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें परीक्षक जो होता है उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कहलाती है वस्तुनिष्ठ संश्लिष्ट वैध परीक्षा या मौखिक परीक्षा। देखो एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही ऐसी होती है जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत भावनाएं जो होते हैं वो नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा जो संश्लिष्ट परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव एग्जाम जब आप देते हो तो उसमें अंदर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी व्यक्तिगत भावनाएं जो होते हैं वो भी बता सकते हो, जो आपने ऑब्जर्वेशन की हुई होती है, ठीक है, वहां आपको कोई रोक टोक नहीं होती है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होगा, जो एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, वही लिखी जाती है, इसीलिए वैध परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है। तो परीक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव इसी पर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद संश्लिष्ट परीक्षा है, वैध परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, इन सब के अंदर क्या होता है, परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन मूल रूप से किस विषय के लिए किया गया है, प्रयोगशाला विधि का विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या संस्कृत, तो विज्ञान के लिए किया गया था, आपको समझ में ही आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखो परंपरागत विचारों से हटकर स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन एवं वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, समस्याओं का, जिज्ञासाओं का या सत्य की खोज का, तो ये किसका होता है, जिज्ञासाओं का होता है। परंपरागत विचारों से हटकर स्वतंत्र यानी कि फ्री होकर या मुक्त चिंतन है, और वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करने की प्रवृत्ति से विकास होता है। किस चीज का होगा, जिज्ञासा का होगा, क्योंकि अपनी जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी अपन उतनी ज्यादा क्या करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे या चिंतन करेंगे। चिंतन क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में अगर एकदम से अपने दिमाग में आ जाते हैं ना कोई चीज की, उसके बारे में अपन को कुछ पता नहीं है, तो अपने दिमाग में तो अरे ये क्या चीज है, अपन को इसके बारे में सोचना है, और ज्यादा सोचते हैं अपन, चिंता में लग जाते हैं उसकी, तो वो क्या होता है, वो जिज्ञासाएं जो होती है अपनी जब तक शांत नहीं होगी तब तक अपन उस समस्या का हल नहीं ढूंढ लेते, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, वो जिज्ञासाओं से रिलेटेड होता है, जिज्ञासाओं से। नेक्स्ट है छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का उपाय है कम से कम विद्यालय कक्षा कार्य, जिज्ञासाओं की अनाभिव्यक्ति, गलत धारणाओं का सामूहिक रूप से खंडन या उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उपाय कहते हैं, जो गलत धारणाएं बनी होती है ना, सुपरस्टिशंस जिनको हम बोलते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए। विज्ञान का सबसे मुख्य उद्देश्य ही यही होता है, तभी तो विज्ञान है वो,
क्योंकि विज्ञान इन चीजों को क्या करता है, मानता ही नहीं है, जो सुपरस्टिशंस होती हैं। तो गलत धारणाएं जो बनी हुई होती है उनका खंडन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। विज्ञान की सभी शाखाओं का केंद्र है मानव, समाज, सत्य व पर्यावरण मानव ही है। ठीक है, सभी शाखाओं का केंद्र क्या कहलाएगा, मानव कहलाएगा। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण तथा परिवेश का ज्ञान, पर्यावरण से उत्तम सामंजस्य, वैज्ञानिक निष्कर्षों का व्यवहार में प्रयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग थोड़ी ना किया जाता है विज्ञान के अंदर कोई, इसके अंदर तो क्या है, जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उनका व्यवहार में प्रयोग जो होता है वो ज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो भी आप वैज्ञानिकों के द्वारा निष्कर्ष निकाले गए हैं उनका व्यवहार में प्रयोग करना। आज जितने भी केमिकल्स वगैरह की खोज हुई है उन सबका हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ना। आज जो भी चीज हम प्रयोग कर रहे हैं हर एक चीज के अंदर केमिकल है, और वो केमिकल क्या है, वो भी साइंस है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट आप घर के अंदर यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे और भी किसी चीज से रिलेटेड है, वो सब के सब क्या है, वो सब साइंस है। ठीक है, साइंस के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो उनका व्यवहार में प्रयोग करना ही विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। शिक्षाविदों द्वारा पाठ योजना का मूलाधार माना गया है पूर्व ज्ञान को, समस्या मूलक प्रश्न को, विशिष्ट उद्देश्य को या अधिगम सामग्री को। देखो पूर्व ज्ञान जो होता है उसी के आधार पर जो पाठ योजना का मूलधार माना जाता है। जो पूर्व ज्ञान होता है, सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हो ना पाठ योजना बनाने के मकसद से जब क्लास में जाते हो, सबसे पहला क्या होता है, उद्देश्य पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप आगे का ज्ञान जो है वो उनको प्रदान करते हो। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण विकास के लिए राज्य स्तरीय संस्था है यूनेस्को, यूनिसेफ, एनसीईआरटी, एसआईईटी, या इनमें से कोई नहीं तो ये एसआईईआरटी है। नेक्स्ट है छात्र जो है वो बंदर को सजीव और पत्थर को निर्जीव बताता है। इसमें कौन सा प्राप्य जो है वो उद्देश्य होगा, अवबोध, ज्ञान, अभिरुचि या कौशल। अवबोध है, ठीक है, उसको जो चीज चलती हुई दिख रही है वो सजीव है, जो पड़ी है वो निर्जीव है। ठीक है, उसको और चीजों के बारे में नहीं पता, उसको पेड़ के बारे में नहीं पता कि वो सजीव है या निर्जीव, क्योंकि उसको उसने चलते हुए नहीं देखा, तो वो उसके लिए उसको कुछ भी नहीं पता होगा। अवबोध है यानी कि उसको इतना अवबोध है कि जो चीज चल रही है ना वो क्या है, वो सजीव है, और जो चीज एक जगह पड़ी है वो क्या है, वो निर्जीव है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अवबोध होता है। ठीक है, ज्ञान तो तब होगा ना, ज्ञान है, अभिरुचि और कौशल तो इसके अंदर आ ही नहीं सकते। ज्ञान आ सकता है, ज्ञान तब होगा जब उसके अंदर पेड़ पौधे के बारे में भी बता रखा हो कि पेड़ पौधे भी सजीव है, तो इसका मतलब उसको इन चीजों का ज्ञान है, उसको पता है इन चीजों के बारे में। अदरवाइज तो एक छात्र जो है जो चलती है चीज वो सजीव है, जो पड़ी है वो निर्जीव है, तो इसमें कौन सा प्राप्य उद्देश्य है, अवबोध है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र है, सारे ही है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। इसी तरह से आपके कंप्यूटर के पूछ सकते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं, तो आपकी जितनी भी लैंग्वेज है या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम जो है वो आपको यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे ही आ जाएंगे। हो सकता है कोई बीच में सिर्फ आपको एक ही दे कंप्यूटर का, बाकी हो सकता है साइंस के, एसएसटी के, किसी के भी डाल दे बीच में, है ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, उसके क्षेत्र आ जाएंगे। जैसे फिर है व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण है समस्या को व्यवस्थित करना, अंधविश्वासों में विश्वास करना, दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास या जिज्ञासु। जिज्ञासु पहले भी आ चुका है। फिर है विज्ञान मेलों में विद्युत उपकरणों की रचना का अवलोकन कर यदि छात्र घर के विद्युत उपकरणों को ठीक कर देते हैं तो यह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ज्ञान, तो इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा है, ज्ञानोपयोग। अगर आपका कंप्यूटर का भी आ जाता है, कंप्यूटर के भी मेले लगते हैं, डिजिटल फेयर लगा था थोड़ा टाइम पहले ही लगा था, ठीक है, तो उसके अंदर भी देखो आप क्या करते थे, अवलोकन करते थे उन चीजों का, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में उन चीजों को खुद ऐड सकते हो, क्योंकि आप खुद क्या बन जाते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है, अब आपने इतनी स्टडी की हुई है, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस में किए, तो आपको इन चीजों को ठीक करना या इनके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उन सब चीजों के बारे में आपको पता होता है, तो आप उनको खुद भी क्या कर सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ कर, वो किस तरह कारण होगा, वो ज्ञानोपयोग के कारण होगा। चाहे विज्ञान है चाहे कंप्यूटर है, वो सब किसके द्वारा होगा, वो ज्ञानोपयोग के द्वारा होगा। तो हाँ, विज्ञान की जगह अगर आप कंप्यूटर लगा लेते तो भी आंसर क्या होगा, यही होगा। बाकी के क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे।